तो जैसा कल हमने देखा था कि कैसे वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ की तरफ हम आ सकते हैं थोड़ा ज्योग्राफी और बाकी कॉमन सेंस का नॉलेज यूज़ करके। वैसे और एक क्वेश्चन अभी कम्युनिटी के ऊपर है, और एक क्वेश्चन जो है अभी कम्युनिटी के ऊपर पूछा गया है, और वो कम्युनिटी कौन सी है? चांगपा कम्युनिटी है। ये कम्युनिटी कौन सी है? चांगपा है। तो चांगपा नाम से ही पता चलेगा कि कहीं ना कहीं हिमालयाज से जुड़ी हुई होगी, है, या थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी हो सकती है, या लद्दाख की तरफ भी हो सकती है। तो थोड़ा सा वो हल्का सा एक हिंट हमको मिलता है नाम सुनने के बाद, है, कि कहाँ ये कम्युनिटी होगी। जोग्राफिकल, इसका जोग्राफिकल रीजन खोजने की तुरंत शुरुआत करनी है। फिर अभी उसके बारे में स्टेटमेंट देखते हैं। पहला, चांगपा मेनली लिव इन अ स्टेट ऑफ उत्तराखंड है। चांगपास क्या है? मेनली दे लिव इन अ स्टेट ऑफ उत्तराखंड। फिर तुरंत हमें ध्यान में आएगा कि नाम चांगपा है? एक तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश इस साइड में हो सकते हैं, या हुआ तो लद्दाख के साइड में हो सकते हैं। उत्तराखंड में हम देखते हैं भोटियाज, है? ये कम्युनिटीज का नाम हमने सुना है। हिमाचल प्रदेश में चंबा और गड्डी, इनका नाम सुना है। चांगपा कम्युनिटी का नाम हमने उत्तराखंड के मामले में लगता नहीं है। इसको हटाओ, है, इसको हटाओ, बाजू में करो। तो इसको बाजू में करेंगे तो ए जाएगा, डी भी जाएगा, है, ए जाएगा और डी भी जाएगा, और हमारे पास क्या है? बी और सी आता है, बी और सी बचता है। फिर बी में क्या है? दे रियर पश्मीना गोट। यस, और एक क्ल्यू मिल गया है, दे रियर द पश्मीना गोट। एक क्ल्यू मिल गया। पश्मीना गोट मतलब कश्मीर, ठीक। पश्मीना गोट या पश्मीना नाम सुनने के बाद पहला ध्यान में आता है कश्मीर। तो अभी अभी हम सोच ही रहे थे सिक्किम हो सकता है, या अरुणाचल हो सकता है, ठीक, या लद्दाख हो सकता है। और जम्मू कश्मीर का ही पार्ट लद्दाख है, और पश्मीना तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो डेफिनेटली ये लद्दाख में है, उत्तराखंड में नहीं है? मतलब ये JNK का पार्ट है, लद्दाख का पार्ट है। और सेकंड स्टेटमेंट फिर सही है हमारा। सेकंड सही है तो फिर हमारा आंसर एक ही आएगा, है, 2 और 3, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। तीसरा हमने दिया, दे आर केप्ट इन अ कैटेगरी ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। यस। फिर तीसरा स्टेटमेंट सही है या नहीं हमें पता है या नहीं, वो बात अलग है, पर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है 2 और 3, एंड देन डेफिनेटली वी हैव द आंसर। अपने आप एक वर्ड की वजह से पश्मीना है, और यहाँ पे जो डाउट आ रहा था कि ये उत्तराखंड में हो सकते हैं या नहीं, नाम तो लग नहीं रहा कि उत्तराखंड का होगा, बट पश्मीना ने सारी चीज क्लियर कर दी। इसलिए मैं जो बार बार बता रहा हूँ है कि हर स्टेटमेंट का आपस में जो रिलेशन है या संबंध है वो देखो। एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है, या कई बार एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, या एक ही स्टेटमेंट में दो चीजों का आपस का संबंध देखो। फिर से वही पॉजिटिव या निगेटिव रिलेशनशिप, अपने आप आंसर आएगा ही आएगा। ये एक वन ऑफ द बेस्ट ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। आपने कम पढ़ा हो या पढ़ने के बाद रिवाइज नहीं हुआ तो भी सही आंसर आने का है, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना वो सही आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो कि हमें एक्सपेक्टेड है, हमें आना चाहिए, क्योंकि आगे जाके जितने भी गवर्नमेंट के काम हम करेंगे जिसमें हम इन्वॉल्व होंगे, है, तो ये कैलेंडर तो आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कैलेंडर अडॉप्ट किया है? शक एरा, आपको क्ल्यू दिया गया है शक एरा। और शक एरा बेसिकली जो है वो जब ध्यान में आता है तो हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है शक एरा किसने चालू किया है, क्यों चालू किया गया था, ये हमने हिस्ट्री में पढ़ा होता है। तो शक एरा जो है उसकी डेट्स, जो वेस्टर्न कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, उसकी डेट्स जो है वो वेस्टर्न कैलेंडर के कौन से डेट्स के साथ मैच करती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये भी एक कॉमन ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है, ये भी एक कॉमन ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है। अगर आपने इंडिया ईयर बुक देखा होगा, है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिलीज किया जाता है, और यूपीएससी में भी हम प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, पहले ही चैप्टर में लगभग पहले ही पेज पे आपको दिखेगा शक एरा मतलब चैत्र फर्स्ट है। जो इंडियन कैलेंडर का जो पहला नया साल का महीना है चैत्र है, उसका पहला दिन कब आता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से पहला दिन कब आएगा? 22 मार्च और 21 मार्च। वाई? जो अगर आप थोड़ा सा लिंक लगा के देखेंगे, ये बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, सबको पता होता है। तो चैत्र बेसिकली स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, चैत्र किससे जुड़ा होता है? स्प्रिंग है।
सीजन के हिसाब से देखेंगे तो स्प्रिंग से जुड़ा होता है, और स्प्रिंग तभी आता है जब इक्विनॉक्स होता है? स्प्रिंग तभी आता है जब इक्विनॉक्स होता है। हमें ज्योग्राफी में इतना पता है कि साल में 2 बार इक्विनॉक्स होता है? एक तो आपका ऑटम इक्विनॉक्स है जो विंटर आने से थोड़ा पहले होता है सितंबर में, और एक समर इक्विनॉक्स होता है जो बेसिकली समर का ऑनसेट होने से पहले होता है, जो मार्च में होता है? तो ये बिल्कुल समर इक्विनॉक्स है, और उसी के साथ स्प्रिंग और आपका बेसिकली जो आपका समर है उसमें वो डिवीजन आता है। ठीक है, और इसकी वजह से चैत्र और 22 जो मार्च है, बिल्कुल आपको ध्यान दिलाएगा कि 22 मार्च पे ही आपका चैत्र मंथ चालू होगा शकायरा के हिसाब से, है? तो क्लियर कट अपना ज्योग्राफी का नॉलेज निकाल के आपको कैलेंडर से मैच करना है। फिर और एक क्वेश्चन आया कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में ऑलरेडी है कि इंडिया के बेसिकली जो शुरुआत के कल्चरल कॉन्टैक्ट्स है एंड जो ट्रेड लिंक्स है साउथ ईस्ट एशिया के साथ है, वो जो कल्चरल कॉन्टैक्ट्स और जो ट्रेड लिंक्स साउथ ईस्ट एशिया के साथ है, उसमें क्या पूछा गया है बेसिकली आपको कि 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, और वो ट्रेड लिंक्स जो साउथ ईस्ट एशिया के साथ है या जो कल्चरल कॉन्टैक्ट्स है थ्रू बे ऑफ बंगाल, कीवर्ड भी दिया है, क्लू दिया है बे ऑफ बंगाल है। तो वो जो बे ऑफ बंगाल के थ्रू ये आपके ट्रेड और कल्चरल लिंक्स हुए थे, कल्चरल कॉन्टैक्ट एंड ट्रेड लिंक्स, तो उसका सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? पहला है एज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज इंडिया हैड अ बेटर शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट एंड मिडिवल टाइम्स। ओके, ये पहला दिया हुआ है। दूसरा, द रूलर्स ऑफ द साउथ इंडिया ऑलवेज पैट्रोनाइज ट्रेडर्स, ब्राह्मण प्रीस्ट एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स। साउथ इंडिया के जो रूलर्स है उन्होंने हमेशा ट्रेडर्स, ब्राह्मण प्रीस्ट और बुद्धिस्ट मॉन्क को सपोर्ट किया था। तीसरा, मानसून विंड्स अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल facilitated the sea voyages. Monsoon winds across the Bay of Bengal facilitated the sea voyages. And चौथा, A and B they are the convincing explanations. A और B दोनों मिला के convincing explanation है। तो यहाँ पे हमें वही करना है, मोस्ट कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन या एक्सप्लेनेशंस कौन से हैं। ठीक, अभी क्वेश्चन में ही आपको आंसर का क्लू दिया है, मोस्ट कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन ऑब्लिक एक्सप्लेनेशंस, तो चांसेस है कि 2 से भी ज्यादा ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं। चांसेस है कि 2 से भी आपके ऑप्शन है वो ज्यादा सही हो सकते हैं। एक ही ऑप्शन सही है ऐसा नहीं है, मोस्ट कन्विंसिंग 2 ऑप्शन कंबाइन भी आपका सही हो सकता है, और उसमें तो आंसर डी आता ही है। ए और बी दोनों आपका कंबाइन सही है, तो क्या वही सही है? देखते हैं ए में क्या है। बाकी कंट्रीज की अगर तुलना करें तो उसके मुताबिक इंडिया की जो शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंशिएंट और मेडिवल टाइम्स में बेहतर थी। ऑफ कोर्स ये बात सही है? उस समय पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी अगर किसी की थी वो इंडिया की थी, है? ये तो बिल्कुल सही है। क्या बट क्या सिर्फ एक ही ऐसा कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन है कि जिसकी वजह से बेसिकली ये क्वेश्चन का आंसर सॉल्व होगा, या एक के साथ और कुछ चीज लगेगी? अभी आप खुद सोचिए कि अगर इंडिया के पास बाकी सारी दुनिया के हिसाब से बेहतरीन शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी थी, लेकिन उस शिप्स को अपने ट्रेड एंड कॉमर्स करने के लिए, या उस शिप्स को बेसिकली अपने वॉयजेस जो होती है, जो सी जर्नी है उसको वॉयज बोलते हैं, उसको कैरी करने के लिए अगर पैसा नहीं है उनके पास, या उनको सपोर्ट करने वाला, ठीक, ऐसा कोई गवर्नमेंट नहीं है, ऐसा कोई रूलर नहीं है, तो बेहतरीन शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी होने के बावजूद उसका हम पूरी तरीके से एडवांटेज नहीं ले पाएंगे, है? तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं किसी ना किसी पैटर्न या किसी ना किसी सपोर्टर की जरूरत है, स्पॉन्सर की जरूरत है। और सेकंड स्टेटमेंट में तो वही बोला गया है, द रूलर्स ऑफ द साउथ इंडिया दे ऑलवेज पैटर्नाइज द ट्रेडर्स, ब्राह्मण प्रीस्ट एंड द बुद्धिस्ट मॉन्क्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट। फिर तो बात डेफिनेटली है कि बेसिकली आपका ए एंड बी दोनों सही लग रहे हैं।
फिर तो बात है कि दोनों कंबाइन जब आएंगे तभी ये चीज पॉसिबल हो सकती है। और आंसर डी में वही दिया हुआ है, एंड बी आर द मोस्ट कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशंस। तो हमारा आंसर अपने आप डी आएगा है, आंसर हमारा अपने आप क्या है, डी आंसर हमारे सामने आ जाएगा है। फिर मामला सी का भी है, सी क्यों नहीं, मानसून विंड्स अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल फैसिलिटेटेड द सी वॉयजेस है। तो डेफिनेटली जब शिप जाएंगे तो बिना मानसून के जा नहीं सकते है? पर क्या ये मोस्ट कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन है कि मानसून विंड्स जो है वो शिप्स को बेसिकली जाने में सपोर्ट करते हैं, इसलिए सबसे कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन वही है कि मानसून था इसलिए बेसिकली हमारे शिप्स जाते थे है? और फिर हमारे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट वहाँ पे आपके हो गए साउथ ईस्ट एशिया के साथ। ये एक आपका कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये एक सपोर्टिव एक्सप्लेनेशन हो सकता है? ये एक सपोर्टिव एक्सप्लेनेशन, सपोर्टिव कॉज है, बट मोस्ट कन्विंसिंग नहीं होगा है? कि मानसून होने के बावजूद अगर और हमारे बेहतर शिप्स होने के बावजूद अगर हमारे जो रूलर्स है वो अगर इन शिप वाइज या जर्नी को पैटर्नाइज नहीं करेंगे तो फिर मामला बिगड़ जाएगा है। इसलिए हमारा आंसर बी के साथ हमारा आंसर ए, ये दोनों आनी चाहिए, सिर्फ बी भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि साउथ इंडिया के जो रूलर्स है उन्होंने सपोर्ट किया ब्राह्मण्स और ट्रेडर्स को, लेकिन अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होती शिप बिल्डिंग की तो फायदा क्या है उनके सपोर्ट का। शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी होना भी जरूरी है और रूलर्स का सपोर्ट भी होना जरूरी है, दोनों चीज़ों है तो अपने आप मानसून की वजह से हमारे शिप्स जाएंगे साउथ ईस्ट एशिया में। तो लॉजिकली सोच के देखो है, फिर से वही बात बार बार जो मैं कर रहा हूँ, हर एक स्टेटमेंट के बीच का संबंध और हर एक स्टेटमेंट का अपने बीच का संबंध, इसको फोकस करना है, आपको हर एक आंसर सही से मिल जाएगा, कितना भी आपने कम या लिमिटेड पढ़ा हो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के बारे में है। तो ये चीज़ हमारी बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। ठीक है, आइए और एक क्वेश्चन देखते हैं। सूफीज्म के बारे में क्वेश्चन है और इसमें बोला है कि जो मेडिवल इंडिया की रिलीजियस हिस्ट्री है, इसमें क्या कहा गया है, मेडिवल इंडिया की जो रिलीजियस हिस्ट्री है उसकी अगर बात करेंगे है, उसकी अगर बात करते हैं तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या दिखता है सूफीज्म के मामले में। मेडिवल हिस्ट्री के जो इंडिया की जो रिलीजियस हिस्ट्री है उसके कॉन्टेक्स्ट में सूफीज्म के ऐसे कौन से चीज़ें हैं या ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस है जो सूफीज ने फॉलो की थी। 2012 का एक क्वेश्चन है। पहला, मेडिटेशन एंड कंट्रोल ऑफ द ब्रेथ। दूसरा, सीवियर एस्थेटिक एक्सरसाइजेस इन अ लोनली प्लेसेस है। दूसरा क्या है, सीवियर एस्थेटिक एक्सरसाइजेस इन अ लोनली प्लेसेस। तीसरा, recitation of the holy songs to arouse a state of ecstasy in their audience है। तीसरा क्या है, recitation of the holy songs to arouse a state of ecstasy in their audience। मतलब पहला ये बोल रहा है कि सूफीज मेडिटेशन एंड ब्रेथ कंट्रोल फॉलो करते थे। दूसरा, सीवियर एस्थेटिक एक्सरसाइजेस इन लोनली प्लेसेस। तीसरा, रिसाइटेशन मतलब गाना या बोलना बार बार ऑफ द होली सॉन्ग्स टू अराउज अ स्टेट ऑफ एक्सटैसी इन देयर ऑडियंस। लोगों को एक पागलपन के लेवल पे या चरम पे जो लाने की कोशिश है वो भी वो करते थे गानों की तरफ से। कौन सा सही हो सकता है? फिर से बात वहीं पे अटक रही है, अरे पढ़ा है, रिवाइज भी किया है, अभी याद नहीं आ रहा है, क्या करे। सूफीज है ये, सूफीज मेडिटेशन और ब्रेथ कंट्रोल ये तो योगाज में आता है और योगा हिंदुइज्म के साथ है, सूफीज तो इस्लाम के साथ जुड़े हुए हैं, कैसे हो सकता है। थोड़ा रुकते हैं। सीवियर एस्थेटिक प्रैक्टिसेस इन लोनली प्लेसेस, हाँ चाहे हमारे भक्ति सेंट हो या सूफी हो, ज्यादातर लोग सन्यासी ही रहते थे, एस्थेटिक रहते थे। ठीक, ये एस्थेटिक वर्ड से पता चलता है कहीं ना कहीं कि ये सूफीज करते होंगे है? और अगर आपको हमने इसको सही लिया तो फिर जहां जहां पे दो है वो सब आएगा, मतलब पहले सी चला जाएगा, ओनली थर्ड या थ्री ओनली ये निकल जाएगा। लेकिन तीसरा तो हमने पढ़ा भी नहीं है, क्या है देखते हैं। रिसाइटेशन ऑफ द होली सॉन्ग्स टू अराउज अ स्टेट ऑफ एक्सटेसी इन देयर ऑडियंस। हाँ ये बात तो है, भक्ति के जो सेंट्स जो है
वो भी सॉन्ग्स गाते थे, सूफी के लोग भी सॉन्ग्स गाते थे। ये सही लग रहा है, तो दूसरा सही है, तीसरा सही है। तो क्या हमारा ऑप्शन आंसर सही जो है वो बी आना चाहिए। ए क्या बोल रहा है, मेडिटेशन एंड ब्रेथ कंट्रोल। तो कहीं ना कहीं ये भी है कि भक्ति और सूफी है, इन दोनों का मिलाप तो हुआ था, है, इन दोनों का मिलाप तो हुआ था। और जाहिर सी बात है, मिलाप हुआ था तो कल्चरल एक्सचेंजेस हो गए थे। कुछ चीज़ें भक्ति वालों ने सूफी से सीख ली थी, कुछ चीज़ें सूफी वालों ने भक्ति से सीख ली थी। तो फिर जो मेडिटेशन एंड ब्रेथ कंट्रोल है, अभी इसका कनेक्शन देखिए सेकंड एस्पेक्ट से, कि सूफी जो है वो एस्थेटिक है, लोनली प्लेसेस में है, ठीक है, मतलब लोगों से थोड़ा दूर रहते हैं, कई बार लोगों में मिक्स भी होते हैं लेकिन लोगों के से दूर भी है। कब दूर है, जब वो सीवियर एस्थेटिक एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर रहे हैं। सीवियर एस्थेटिक एक्सरसाइजेस, तो एक्सरसाइज तो हमारे पास योगा में भी आता है, आसनास जिसको हम बोलते हैं। तो अगर ये लोग ये करते हैं तो ये सीवियर एस्थेटिक एक्सरसाइजेस, उसके लिए मेडिटेशन एंड ब्रेथ कंट्रोल जरूरी है। ये लोनली प्लेसेस में ये भी चीज की जाती है? लोनली प्लेसेस में ये भी चीज की जाती है। ये लॉजिक आपको लगाना है? और ये जब तक कंट्रोल नहीं होगा ब्रेथ के ऊपर और मेडिटेशन के थ्रू बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, तो ऐसे टाइप के एक्सरसाइजेस करना ये मुश्किल है। मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में रिलेशन है, और ये दोनों चीजें सही है, और तीसरा भी सही है, मतलब तीनों सही है। तीनों सही मतलब हमारा आंसर डी है? तीनों सही है मतलब हमारा आंसर डी है। बी और ए भी निकल जाएगा है, और परफेक्टली हम इस तरीके से सही चुनाव या सही आंसर की तरफ आ जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है। ओके, आई होप कि आपको मजा आ ही रहा होगा, और ऐसे ही सॉल्व करते जाना है। चलिए फिर।